हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है भाई? कैसे हो सभी? बढ़िया। चलो। कैसा रहा आज का सबका पेपर? कैसा रहा? बढ़िया। मार्क्स तो अभी बताए थोड़ी होंगे। चेक होने बाहर जाएगा। चलो बढ़िया। बट अच्छा हो गया। अरे सौरभ के नंबर है क्या? प्रेस्टीज पे सौरभ के। सौरभ सौरभ नंबर है क्या सौरभ के? तो किसके नंबर है? रुद्र के नंबर है ना, वो उसको लगा दे। या किशोर के हैं क्या? किशोर के भी नहीं है? रुद्र के लगा दे। 1 मिनट लगा के देना मेरे को, रुद्र को बोलूं यार। क्या हो गया? आवाज आ रही है? एक बार पूछ लो ना, आवाज आ रही है क्या सबको? ऑनलाइन आवाज आ रही है क्या सभी को? मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एम आई ऑडिबल? यस। केत की गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? आप मुझे सुन पा रहे हो? यस, चलो बहुत बढ़िया। चलो इस चैप्टर को शुरू करते हैं अपन। और वापस जो मैंने आपको एक बताया। हाँ रुद्र। सौरभ है क्या? सौरभ है? कहाँ पर है तू? ऑफिस में नहीं है क्या? अरे इस नंबर पे सौरभ के नंबर भेजना। सौरभ को कॉल करता हूँ। हम्म। ले, 1 मिनट, वो नंबर भेज रहा है। वो सौरभ के नंबर भेज रहा है। ले। इस पर देख, सौरभ के नंबर आए होंगे। सौरभ के नंबर आए तो उस पर हाथों हाथ कॉल कर ले एक बार। यस, स्टार्ट करते हैं अपन। आपके इंडियन इकोनॉमी को स्टार्ट करते हैं साहब। आया क्या नंबर? हाँ। अरे सौरभ। सौरभ, भरत बोल रहा हूँ। हाँ मैं बोल रहा हूँ, ये युक्ता को बोल देना, यहाँ पे मैंने उसके लिए मोबाइल रख रखा है तो वो आके ले लेगा। मैंने उसको फोन तो ऐसे कर दिया एक बार। क्या? मोहित क्यों? थोड़ा मोबाइल से करे, फिर थोड़ा लैपटॉप से करे। अरे तो उसको मैंने 10 साढ़े 10 का ही बोला था यार कि 10:30 बजे आ जाना। वो बोले मैं उसका वेट कर रही थी। और मैंने यहाँ मोबाइल चार्जर पे लगा के रख रखा था कि भाई उसको आते ही उसको मिल जाएगा। है ना? हाँ हाँ। लो। कब खत्म हुआ तुम्हारा? हेलो 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 हेलो। शुरू करें क्या? कब खत्म हुआ टेस्ट तुम्हारा? अभी खत्म हुआ ही है क्या? अभी जस्ट खत्म हुआ है? कितने बजे आए थे टेस्ट देने?
2.5 घंटे का टेस्ट था। ओ ओके ओके, तो अभी खत्म हुआ ही है, तो नाश्ता नहीं किया क्या तुमने? कर लो 5 मिनट सब नाश्ता कर लो, कोई बात नहीं। नवनीत सर का कितने बजे स्टार्ट होगा? हाँ तो 12:30 तक, 12:30 पौने बजे तक छोड़ दूंगा मैं, है ना? तो इसलिए थोड़ा सा 5 मिनट तुम रिलैक्स कर लो, देन विल स्टार्ट। अपन इंडियन इकोनॉमी की बातें कर रहे थे, जब तक वापस बातें कर लेते हैं इंडियन इकोनॉमी की, है ना? ईस्टर्न कंपनी जो आई थी हिंदुस्तान के अंदर, ब्रिटिशर्स की आई थी। फिर क्यों आई थी, तुम्हें पता है क्या वो यार? ट्रेड करने के लिए ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि वो आए थे हिंदुस्तान में? ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, ये कब कब आई थी पता है क्या? 1757 में आ गई थी, 1757 के दशक में आ गई थी। तो अगर अपन इंडिया एरा इकोनॉमी को जो कल अपन पढ़ रहे थे, अपन एक पढ़ रहे थे 1947 के पहले वाला भारत और 1947 के बाद वाला भारत। कल देखा था ना अपन ने, ये टर्मिनोलॉजी लिखी हुई थी कि 1947 के पहले वाला भारत और 1947 के बाद वाला भारत। बाद में क्या मिल गया? आजादी मिल गई। लेकिन 1947 से 91 तक भी हम स्ट्रगल कर रहे थे। तो अब इस बाद वाले भारत को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दो, 1947 से 91 तक का भारत और 91 से बाद वाला भारत। ठीक है, 1991। हाँ, कॉन्वेंट के हो ना आप सभी? अच्छा, ओके। तो 1991 के पहले वाला भारत और 1990 के बाद वाला भारत। तो अगर मैं इस भारत को चार, और सुनो भाई, और उससे पहले 1947 के पहले भी अगर अपन आगे चले तो तो यहां पे भी दो हिस्से हो जाएंगे, 1857 से 1947 के अंदर वाला भारत और 1857 के पहले वाला भारत। 1757, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है ना? 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार आई थी, और कब तक थी वो? 1947 तक, लगभग 190 साल, 190 साल थे। चलो अभी से समझते हैं तुम्हें कि कहानी बनी क्यों, ये इंडियन इकोनॉमी में ये कहानी बनी क्यों कि सर वो ईस्ट इंडिया कंपनी है। देखो, इसको मैं चार पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले तो क्या हो गया, बिफोर 1947, और एक क्या हो गया, आफ्टर 1947। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 1757 से 1858 तक, और 1858 से 1947 तक। और इसको भी दो पार्ट में फर्दर डिवाइड कर रहा हूं, 1947 से 91 तक और आफ्टर 91। ठीक है, हाँ, आज तक सबसे तेज, है ना? तो यस, अब मुझे बताओ यार, ये 1757 में ईस्ट इंडिया, वो जो ब्रिटिश कंपनीज हैं, यहाँ इंडिया में आना क्यों जरूरत पड़ी उनको? इसके पहले का एरा, 17वीं शताब्दी तक, 17वीं शताब्दी तक, 17वीं शताब्दी तक, मतलब 17th एरा तक, वी वर द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। पता है ना अपने को? दैट्स व्हाई वी कॉल्ड सोने की चिड़िया, राइट? हम 17वीं शताब्दी तक हम टॉप थे, पूरे वर्ल्ड में हम टॉप थे। हमारे यहाँ पे जो पैसा था, मतलब इवन हर एरिया के अंदर बहुत पैसा था, और एग्रीकल्चर में तो बहुत था ही, राइट? तो हम अपने आप में टॉप हुआ करते थे। लेकिन 17वीं शताब्दी के बाद हम टॉप से नीचे आना शुरू हो गए। कारण, कारण क्या हुआ? ये आ गए। अच्छा, ये क्यों आए, क्या जरूरत पड़ी इनको आने की? इनको ट्रेड क्यों, पहले भी तो पहले क्यों जरूरत नहीं पड़ी रिसोर्सेज की? अचानक 1700 की शताब्दी में क्यों पड़ गई इनको जरूरत? हाँ, बिल्कुल सही। 17वीं शताब्दी में रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्री आना शुरू हुई, है ना? अब जब इंडस्ट्री आना शुरू हुई, जब काम मशीनों पे होना शिफ्ट हो गया, तो अब कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे वो। जब इंडस्ट्री लेके आ रहे हैं, इंडस्ट्री में क्या बनता है? कोई प्रोडक्ट, राइट? अब कोई प्रोडक्ट कैसे बनता है? खुद को खुद बन जाएगा? नहीं, उसके लिए क्या चाहिए? वो लेबर चाहिए, बिल्कुल ठीक है। रॉ मटेरियल चाहिए, और मार्केट भी चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भाई लेबर भी चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए, अब माल बन गया तो उसको बेचने के लिए मार्केट भी तो चाहिए। तो अब इंग्लैंड वाले बोले कि भैया हम खुद कितनी खपत करेंगे, हम बना लेंगे तो हम खुद कितना, हम खुद खपत कर लेंगे, हम कितना कंज्यूम कर लेंगे। लिमिटेड, मान लो 1 किलो, 1 लाख हमने चीज बना भी ली, यूनिट्स बना भी ली, तो हमारे यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा 40,000 यूनिट ही चलेगी। बाकी 60,000 यूनिट का क्या करेंगे? उसके लिए मार्केट भी तो ढूंढना है, रॉ मटेरियल भी तो खरीदना है, अगर कुछ प्रोडक्ट बनाना है तो। अगर आपको ये जो जारा की शर्ट्स देखते हो,
लिवाइस, मुफ्ती, इनकी जो आप कपड़े देखते हो, इसके लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए होगा ना। मान लो ये वहां जाके मशीनों में तुम्हारे अच्छे से स्टिच करके जींस बना देंगे, है ना, लेकिन भाई इसका मटेरियल कहां से आएगा? तो अब वो बोले कि हम सब कुछ कर तो देंगे लेकिन मटेरियल कहां से लें? तो जब 17वीं शताब्दी के अंदर जब मशीनरी एरा आया, जब इंडस्ट्रीज का एरा आया, जब इंडस्ट्रीज प्रमोट होने लग गई, उस समय उनको जरूरत पड़ी हिंदुस्तान की। उस समय वो देखने लग गए कहां हमारे को रॉ मटेरियल मिलेगा। ऐसा नहीं हिंदुस्तान में राज किया उन्होंने, उन्होंने एक कई नियर बाई कंट्रीज में राज किया, चाइना में भी राज उन्होंने किया हुआ है ना, हाँ कई सारी जगह पे उन्होंने राज किया हुआ है, राइट। तो जो राज करता है उसे क्या बोलते हैं? रूलर। और जिस पे राज किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कॉलोनी। और इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? कॉलोनाइज्म, है ना। तो ऐसा नहीं है उन्होंने हमारे हिंदुस्तान पे राज किया, उन्होंने और भी कई सारी कंट्रीज है, इसमें चाइना एक चाइना भी एक कंट्री है जहां पे उन्होंने राज किया, ठीक है। उनको तो जहां जहां से रॉ मटेरियल मिला काम शुरू कर दिया। तो ये इंडिया में आए फॉर दी रॉ मटेरियल, कि भैया हमको रॉ मटेरियल चाहिए। हिंदुस्तान में किस लिए आए? रॉ मटेरियल के लिए आए। और जब रॉ मटेरियल के लिए आए तो फिर इन्होंने यहाँ पे मामला ठीक लगा, तो धीरे धीरे उन्होंने कंट्रोल कर लिया। 1957 में इन्होंने युद्ध किया था बंगाल के रूरल से, ठीक है ना, वहां वो जीत गए, तो वहां उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। अब बोले अब हिंदुस्तान पे राज करेंगे, ठीक है ना। तो उस एरा से शुरू हुआ 1957 से लेके 1947 तक का सफर, जहां ब्रिटिशर्स ने अपने पे राज किया हो। क्या 1757 में उस बंगाल के राजा पे अटैक किया उन्होंने और वहां से जीत लिए वो, ठीक है ना, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका, उसको वो जीत लिए, है ना। वो उस वार से उनको कॉन्फिडेंस हो गया कि अब हम हिंदुस्तान पे राज करेंगे। और फिर वहां से उन्होंने अपने आप को मोल्ड करना शुरू कर दिया और राज करना शुरू कर दिया। तो उस एरा से लेके 1947 तक हिंदुस्तान पे उन्होंने राज किया, 190 साल। अब उनकी स्ट्रेटेजी को समझो, चैप्टर को देखने से पहले उनकी स्ट्रेटेजी अपन ने थोड़ा बहुत तो डिस्कस कर कल पढ़ा ही था। अब उस डिस्कशन से ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ज्यादा नहीं पूछ रहा हूँ, उस डिस्कशन से उन्होंने स्ट्रेटेजी क्या बनाई, वो तो ठीक है, एक अलग चीज है। ओके, हाँ हाँ, अब देखो ये जो कल चीज अपन ने पढ़ी थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऐसा कुछ पढ़ा था, रॉ मटेरियल वगैरह समथिंग कुछ पढ़ा था। आप बिल्कुल ठीक ठाक एकदम बराबर बोल रहे हो, बस थोड़ा सा अलाइनमेंट अपन उससे करते हैं, एकदम परफेक्ट बोले हो आप। अब देखो अब उन्होंने क्या किया है, उनको यहाँ पे मान लो अपन जींस का एग्जांपल ले रहे हैं, तुम्हारे लिए मुफ्ती का जींस बनाना है, वो कहाँ बन रहा है? मान लो ब्रिटेन में बन रहा है। कपड़ा कहाँ से मिलेगा? इंडिया से, है ना, क्योंकि इंडिया में वो कॉटन वगैरह सब चीजें बन के फिर कपड़ा आएगा। तो रॉ मटेरियल क्या है उसके लिए? कपड़ा, ठीक है। अब अब उनको पता पड़ गया कि रॉ मटेरियल तो हम ले लेंगे हिंदुस्तान से, है ना, रॉ मटेरियल तो ले लेंगे हिंदुस्तान से, हमारे पास मशीनें हैं, प्रोडक्शन हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करना चाहिए? प्रोडक्शन भी कर लिया, अब क्या करना चाहिए? माल बेचो, कहाँ बेचो? सबको बेचो, है ना, हिंदुस्तान को भी बेचो, हिंदुस्तान को बेचो, लेकिन हिंदुस्तान में तो मस्त खादी के कपड़े बनते थे, हैंडलूम बनते थे। फिर अरे उस समय पता है, जैसे अभी अपन अपन जारा, मुफ्ती, लिवाइस, ये किलर, ये ब्रांड्स पहनते हैं, जैसे साहब पूरे वर्ल्ड में हमारी ब्रांड्स पहना जाती थी। वो हिंदुस्तान हैंडलूम का कपड़ा, वो हिंदुस्तान हैंडीक्राफ्ट का आइटम, हैंडीक्राफ्ट का आइटम, पता है उस समय हम एक लेवल पे हुआ करते थे, जैसे आज अपन बोलते हैं ना वो जारा, जारा मतलब टी शर्ट्स कपड़े की बात कर रहा हूँ, उस वाली जारा की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट, राइट। तो वो जिस तरीके से आज हम फॉरेन ब्रांड्स को, पीटर इंग्लैंड, फलाना डीम का, राइट, वो हमने ये वाली पहन रखी है ना, यूएस पोलो की पहन रखी है टी शर्ट्स, मेरे को गालियां मत देना तो ठीक है। उस समय बाहर वाले लोगों में क्रेज हुआ करता था हिंदुस्तान के प्रोडक्ट को पहनने का, हिंदुस्तान के प्रोडक्ट को रखने का, अरे हिंदुस्तान से आया है सब, वहां का हैंडलूम है, वहां का हैंडीक्राफ्ट का आइटम है, राइट, वो क्रेज हुआ करता था। तो अब उस क्रेज को भी तो खत्म करना था। अगर वो नहीं होगा तो तुम्हारी मुफ्ती की जींस कौन खरीदेगा भाई? नहीं ना। तो उस क्रेज को खत्म करने के लिए क्या दिमाग लगाया सालों ने? उन्होंने बोला कि जो भी तुम्हारा फिनिश गुड्स आ रहा है उस पर टैक्सेस लगेंगे, मतलब जो तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो उस पर टैक्सेस लगेंगे। लेकिन उनका दिमाग समझना, रॉ मटेरियल भी तो एक्सपोर्ट होते हैं, उसको सालों ने सस्ता कर दिया, क्योंकि रॉ मटेरियल उनको खरीदना है, ठीक है ना। कितने स्वार्थी लोग थे निकम्मे, राइट, रॉ मटेरियल उनको खरीदना है तो उसको कर दिया सस्ता,
बोले उस पर कोई ड्यूटीज वगैरह नहीं, लेकिन जो फिनिश के यहाँ से बेचोगे, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ये तो तुम्हारे कॉटन के आइटम्स है। मोदी जी बोलते हैं भैया मोदी जैकेट पहनो, तुम पहनते ही नहीं हो, तुम तो जारा की जैकेट पहनते हो। हद हो गई यार, है ना। तो एक दिन ऐसे ही मैं कोई सेशन ले रहा था, उनका सर तुम जारा की क्यों पहनते हो, जारा की, ये जारा वारा क्यों नहीं पहनते हो तुम, जारा ब्रांड की और ये वाली क्यों नहीं पहनते हो। बोले सर अगर हम जारा की पहन लेंगे तो जारा की जारा क्या जैकेट पहनेगी, तो इसलिए हमको वो जारा की जैकेट पहन नहीं पहनते हैं। चलो मजाक का पार्ट है। तो समझ आ रहा है तुम्हें, कहानी समझ आ रही है, हो क्या रहा था, उन्होंने किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी में गेम किया, समझ आ रहा है गेम कैसे किया उन्होंने। उनको पता था भैया यहां से रॉ मटेरियल चाहिए, उसको तो करो सस्ता, ठीक है। अब हिंदुस्तान से मटेरियल खरीद लिया, अब उनको मैं क्या बोला कि ये हमको बांटना भी तो है हिंदुस्तान में। तो अब इंपोर्ट ड्यूटी जो लगती थी पहले बहुत ज्यादा लगती थी। इंपोर्ट मतलब क्या होता पता है, माल खरीद रहे हो हिंदुस्तान में दैट इज इंपोर्ट, माल भेज रहे हो दैट इज एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी रॉ मटेरियल पे तो कर दी कम, तो एक्सपोर्ट तो हो गया ये तुम्हारा रॉ मटेरियल का सस्ता ताकि वो खरीद ले सस्ते में, ठीक है। अब जब इंडिया जो अपने फिनिश प्रोडक्ट अच्छे प्रोडक्ट बना रहा है उस पर लगा दी हैवी ड्यूटी, उसको कर दिया महंगा। अब मान लो अपन हिंदुस्तान की अपन जैकेट बेचना चाहे तो कोई खरीदेगा क्या, बोले महंगी है, नहीं खरीदेंगे क्योंकि महंगा कर दिया टैरिफ, राइट। समझ आया। तो इस तरीके से अपना एक एरिया तो खत्म कर दिया उन्होंने, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, इस एरिया को खत्म कर लिया। अब दूसरा, जब ये एरिया खत्म हो गया तो उन्होंने अपने एरिया को हिंदुस्तान के अंदर एंट्री कैसे करवाई, इंपोर्ट ड्यूटी कर दी सस्ती, है ना, हटा दिया। अब ये उन्होंने इंडिया में भेजना शुरू कर दिया। आज ये जींस, आज ये जो कपड़े अपन पहन रहे हैं उनकी देन है, राइट। उन्होंने हमको क्या कर दिया, इस तरीके से लूटा है। और हम भी थोड़े फैशनेबल हैं। आज मैं अगर तुमको बोलूं सूती जैकेट पहनो भैया हैंडलूम की, पहनोगे नहीं पहनोगे, जारा की पहनो, हाँ क्यों नहीं पहनेंगे, शाहरुख खान भी पहनता है, शाहिद कपूर भी पहनता है, तो हम भी पहनेंगे, ये सुन, ये है, ये रियलिटी है यार, आपके मेरे साथ सबके साथ है ये, राइट। तो मतलब किसी एक इंसान का कसूर नहीं है, हम सबका कसूर है ना। तो बस ठीक है, वो एक अलग चीज है। तो समझ आया, उन्होंने क्या कर दिया, इन चीजों को थोड़ा फैशनेबल कर दिया। अब जब फैशनेबल कर दिया, एक तो सीधा साधा धोती कुर्ता आदमी पहने और एक थोड़ा टशन में कोई चीज पहने, फील कहां पे आएगा, हाँ भाई टशन में आएगा। तो लोगों ने क्या उस फैशन को ऑप्ट करना शुरू कर दिया, तो इंडिया में उसकी खपत होना शुरू हो गई। समझ आया किस तरीके से इंडिया में उन्होंने एंट्री करी, किस तरीके से मार्केट को कैप्चर किया, ठीक ना। सारी एक प्रोसेस थी, मतलब मैंने तो एक समराइज बताया तुम्हें, बट एक प्रोसेस थी ये, समझ आई ये चीजें। तो किस तरीके से उन्होंने एंट्री करी, तो वो सारी चीजें कल हमने वहां पढ़ी थी ना ये। चलो, और ये 1857 के पहले और 1857 के बाद क्या, 1857 में पता है एक मंगल पांडे झांसी की रानी है, देखा था क्या किया था इन्होंने, फ्रीडम के लिए नहीं था, वो कोई और चीज के लिए था। हाँ, आपने मंगल पांडे मूवी देखी, गोलियों पे जानवरों की चर्बी लगाई जाती थी, राइट। उन्होंने उसका विरोध कर दिया कि जानवरों की, गायों की, सुअर की, अपने भैंस, इनकी चर्बी लगाई जाती थी। और अपने सोल्जर्स कौन हुआ करते थे, इंडियंस ही हुआ करते थे ब्रिटिश आर्मी में। तो यार वो देखते थे और उनका धर्म, ये तो धर्म की गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पर मंगल पांडे और इन्होंने इनका विरोध शुरू किया। 1858 में तो हुई थी ना, अपन ने 56 में हुआ था युद्ध, कब हुआ था, 1858 में, 57 में हुआ था, कब हुआ था, चलो जो भी है, 1856 और 57 का एरा के अंदर ये हुआ था, राइट। तो उस समय उन्होंने एक वो किया था और उसके बाद में एक नया एरा शुरू हुआ, राइट। और वहां से आप बोल सकते हो गांधी जी का भी एंट्री शुरू हुई, ठीक है ना, भगत सिंह की भी एंट्री शुरू हुई। तो वहां पर हमने फ्रीडम के लिए फाइट करना शुरू किया और 1947 तक हमने अपना फ्रीडम लिया। लेकिन फ्रीडम लेते ही हमको एक लेवल पे नहीं आ गए, हमको कई सारी पॉलिसीज को स्ट्रक्चर्ड करना बहुत जरूरी था। तो 91 तक तो हमारा नॉर्मल रूटीन ही चल रहा था, हम इतने तूफान में नहीं थे। इवन बड़ी पैथेटिक सिचुएशन में भी थे कुछ साल हम, मतलब शुरू के 85, आप बोल सकते हो 81 से 80, 76 से 85 का एरा जो था हमारा, वो बड़ा दयनीय सिचुएशन में था। और 91 के अंदर मैंने कल आपको बताया था 1991 हम ऑलमोस्ट क्या होने वाले थे, जैसे श्रीलंका की हालत हुई थी अभी कुछ दिनों पहले, सुना देखा होगा ना आपने, खाने को पैसा नहीं, भूखमरी, चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा था, ये सुनो, वो हमारे वहां पर होने लग गया था। उस समय मनमोहन सिंह का एक स्टेप था, उस स्टेप ने हमको वापस रिवाइव करवाया। पहले हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ करता था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ करता था, कोई भी फॉरेन से पैसा नहीं डाल सकता था। 1991 के अंदर मनमोहन सिंह साहब बोले भाई साहब हम डूबने वाले हैं, खत्म हो जाएंगे, कुछ करते हैं। तो उन्होंने इस स्टेप को उठाया। 1991 में उन्होंने बोला आओ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आने दो, राइट।
तो जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ तो उनको पता तो था ही कि भारत तो एक खतरनाक मतलब गेम चेंजर कंट्री है। तो वहां पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट हमारे पास आने लगा। हर्षद मेहता स्कैम कब आया? इसी दौरान ही तो आया, जब पैसा आने लग गया शेयर मार्केट बढ़ने लग गया। जब पैसा आने लग गया शेयर मार्केट बढ़ने लग गया। हर्षद मेहता ने वहां पे भी अपना गेम शुरू करा। 1992 में ये स्कैम उन्होंने किया, राइट। सो एफआईआई के कारण मार्केट बढ़ रहा था और हर्षद मेहता उसमें गेम प्लान कर रहा था बढ़िया एकदम, राइट। फिर सेबी कब आई? सेबी में उसके बाद में आई, इस स्कैम के बाद में सेबी सेबी इन्वॉल्व हुई। भैया यार ये तो गड़बड़ कर रहे हैं लोग, अब हमें कुछ ना कुछ रेगुलराइज करना पड़ेगा। ये जो एनएससी बीएससी आज आप तुम देख रहे हो, हाँ नहीं मतलब सेबी रेगुलराइज करती है, सेबी रेगुलराइज करती है, बट ये है क्या? स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या? कंपनी है, फर्म है, पार्टनरशिप है, क्या है ये? कंपनी है क्या? कैसे पता? उनका स्टॉक लिस्टेड है? यस, एनएससी बीएससी कंपनी है। बट पहले क्या ये कंपनी हुआ करती थी? तो पहले किस फॉर्म में हुआ करती थी? वेरी गुड, हाँ सही बोल रहे हो, बोलो बोलो। एसोसिएशन, क्या होता है एसोसिएशन? बढ़िया। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब कई सारे लोग, जैसे मान लो तुम सब, ठीक है ना, तुमने कहा अपन एक काम करते हैं, व्यापार करते हैं, तो तुमने सबने पैसा डाला, तुम मेंबर बन गए, ये क्या कहलाता है? एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो पहले स्टॉक एक्सचेंज जो हुआ करता था वो एओपी हुआ करता था। तुम सब मेंबर का पैसा लगा हुआ है, तुमने एओपी बना लिया, स्टॉक एक्सचेंज तुम्हारा हो गया। अब कोई भी ट्रेडिंग करेगा तो तुम्हारे रूट आउट ट्रेडिंग करेगा। ट्रेडिंग के बारे में तुम्हें आइडिया है थोड़ा बहुत? स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग के बारे में आइडिया है? स्टॉक मार्केट पे नहीं आइडिया? गुरु मूवी देखी? देखी होगी। तो अमिताभ बच्चन क्या, अमिताभ बच्चन मतलब अभिषेक बच्चन क्या करता था गुरु मूवी में? मतलब बाकी एक दो जने बोल रहे हैं, बाकी सब क्या कर रहे थे? ऐश्वर्या राय को देख रहे थे बस, है भाई। पिक्चर ही नहीं देखी। टेक्सटाइल का करता था, फिर पहले वो टेक्सटाइल का व्यापार करता था, चलो फिर क्या करा उसने? फिर क्या करा? हर्षद मेहता देखी? हर्षद मेहता कौन था? स्कैमर था। बट समझो ये क्या करते थे, ये मेंबरशिप ले लेते थे। मान लो ये तुम सब स्टॉक एक्सचेंज के लोग हो, है ना, तुमने एओपी बीओपी बनाया कि लो सर ये अपना स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ से हम कंपनी के शेयर खरीदेंगे बेचेंगे। अब ये तुम्हारा एक वो जमावड़ा लगा करता था एक रूम के अंदर, हॉल के अंदर, ठीक है। अब ये बोलते थे भाई रिलायंस का इतना का शेयर, लोग बोलते थे हाँ खरीदना है, ये ले तेरी डील, बेचना है ले भाई तेरी डील, ऐसा होता था। पहले स्टॉक एक्सचेंज थोड़ी थे, आजकल तो तुम जाते हो खट 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 खरीद लेते हो, पहले ऐसे नहीं होता था। पहले तो लोग भीड़ लगाते थे, अरे मेरे को रिलायंस का शेयर खरीदना है, ले कितने बोल, कितनी रेट में ले बोल, मेरे को ये बेचना है बोल, ऐसे हुआ करता था पहले। कौन करते थे? कौन खरीदता बेचता था? जनता। लेकिन किसके रूट आउट? ब्रोकर, ब्रोकर नहीं, तुम मेंबर। अभी तुम क्या हो? तुम सब कौन हो? एओपीबीवाई के मेंबर हो। अब आप एओपीबीवाई के मेंबर हो, आपने उसमें पैसा लगाया, आपके पास मेंबरशिप आ गई। अब कोई शेयर खरीदना है तो तुम्हारे को कुछ सर्टेन राइट्स होंगे एज पर दी जो पॉलिसीज थी उनकी, तो तुम्हारे रूट आउट वो खरीदेंगे बेचेंगे, तुम मोटा मुनाफा कमाओगे। समझ आ रहा है? तुम यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग भी करोगे। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? कंपनी के अंदर की इंफॉर्मेशन लेके उसके ऊपर गेम करना। तुम्हें पता है कि बढ़ने वाला है घटने वाला है, तो तुम उसके अकॉर्डिंग कार्यक्रम भी करते थे, तो मोटे मोटे खिलाड़ी हुआ करते थे। ये मोतीलाल ओसवाल, शेर खान सुना होगा इनके बारे में? शेर खान, सर हाँ वो मूवी में देखा एक शेर खान हुआ करता था। अरे मूवी वाले शेर खान की बात नहीं कर रहा हूँ रे, शेर खान के देखे होंगे ना, शेर खान स्टॉक ब्रोकर। नहीं सुना? मोतीलाल ओसवाल, आनंद राठी, आनंद राठी भी नहीं सुना? झुनझुन, तो ये नहीं सुना क्या तुमने कभी? शेर खान सुना ना? ये जो तुम स्टॉक डीमेट अकाउंट खुलाते हो अपने यहाँ ब्रोकर के पास में, वापस तुम्हें थोड़ा सा पुराने बेस में ले जाता हूँ ताकि तुम्हें इजी रहेगा। तुम ये जो अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हो, कहाँ खुलवाते हो? अपने ब्रोकर के पास खुलवाते हो। ब्रोकर के पास क्या होता है? ताकि तुम्हारा खोल रहा है, मैं क्यों नहीं खोल पा रहा हूँ? मैं क्यों नहीं खोल पा रहा हूँ? मेरे पास खुलवाना हो तुम्हारा डीमेट? नहीं मेरे पास क्यों नहीं खुल सकता? अच्छा मेरे पास लाइसेंस नहीं है, ओके बिल्कुल सही। उसके पास लाइसेंस है तुम्हारे ब्रोकर के पास? वो उसके पास लाइसेंस कहां से आ गया? इतने सारे ब्रोकर थोड़ी मेंबर हुआ करते थे पहले। उसके पास सब लाइसेंस है, सेबी ने नहीं दिया, उसके पास सब लाइसेंस है। सब लाइसेंस मतलब क्या? मोतीलाल ओसवाल के पास मेन लाइसेंस है, ठीक है ना, मोतीलाल ओसवाल के पास मेन लाइसेंस है।
ऐसे कई सारे कुछ, एक मोतीलाल ओसवाल है, शेर खान है, आनंद राठी है, राइट, ऐसे कई सारे हैं, इनके पास मेन लाइसेंस है। अब ये लाइसेंस तुमको फ्रेंचाइजी के रूप में देते हैं। समझ आ रहा है क्या? अब मेरे को भरत उनीवाल को पूना में धंधा करना है डीमेट का, तो क्या करूंगा? मेरे पास लाइसेंस है ही नहीं, तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं ओसवाल से, हाँ मोतीलाल ओसवाल से, आनंद राठी से या शेर खान से, इनसे किसी से बोलूंगा सर सब लाइसेंस दे दो मुझे, तो मैं उनकी जो भी फॉर्मेलिटीज करके क्या करूंगा, उनका सब लाइसेंस ले लूंगा और फिर मैं अपना व्यापार शुरू कर दूंगा, लेकिन अंडर मोतीलाल ओसवाल, है ना, मैं उनके सुपरविजन में करूंगा, क्योंकि उन्हीं का ही ब्रांड कहलाएगा वो। समझ आ रहा है? फिर मैं ट्रेडिंग करूंगा। ये यहां तक समझ आया मामला? तो मोतीलाल ओसवाल के पास लाइसेंस कहां से आया? अब ये समझता हूं, तो मैं बैक में लेके जा रहा हूं, समझ आई कहानी? अब मोतीलाल ओसवाल के पास लाइसेंस कहां से आया? मोतीलाल ओसवाल के पास लाइसेंस किसका है? एनएससी बीएससी में ट्रेडिंग करने का राइट है उसके पास, है ना। एनएससी कैसे आया? एनएससी बीएससी का, सर जब वो एओपी बीओआई बनाई थी तो मोतीलाल ओसवाल उसमें मेंबर था। जब मोतीलाल ओसवाल उसमें मेंबर था तो उसने मेंबरशिप खरीदी थी, तो उस मेंबरशिप के कारण उसके पास राइट आ गया था कि वो ट्रेडिंग कर सकता है। समझ आ रहा है? ठीक है ना। तो 1991 तक जब वो स्कैम हुआ, मतलब 1992 तक जब हर्षित मेहता स्कैम हुआ, ये सब एओपी बीओआई फॉर्म में थे। यू ऑल आर मेंबर्स, समझना, तुम सब क्या हो? मेंबर हो। ठीक है, तुम सब मेंबर हो, तुम ट्रेडिंग करवा सकते हो। हमको शेयर खरीदना है, हम आम जनता है, हम तुम्हारे रूट आउट शेयर खरीद सकते हैं। समझ आ रहा है तुमको? हम तुम्हारे रूट आउट शेयर खरीद सकते हैं। अब देखना, जब सेबी पिक्चर में आया, सेबी को लगा यार ये तो गड़बड़ हो रही है, ये सब मेंबर तो मिलके साला मार्केट को वाट लगा रहे हैं, चूना लगा रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, और करोगे तुम तो, तुमको क्या लेना जनता से, है ना। सही बात है ना, क्या लेना अपना भैया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, है ना। इसलिए कहावत है 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। सही है ना। तो ये कहानी थी। तो अब क्या हुआ, जब सेबी को ये समझ में आया कि यार ये तो लोग गड़बड़ कर रहे हैं, तो सेबी ने कहा तुम्हारी दुकानें बंद करो। ठीक है, बंद करो। समझ आ रहा है तुम सबको? पक्का बंद कर तुम्हारी दुकानें। क्या क्या करते? तुमको नहीं बोल रहे, ऐसे नहीं डर देगा। ये क्या करते रहे तुम? ऐसा करते नहीं करते, काई करते, है ना। गलत कर रहे हो तुम, गलत कर। तो सेबी बीच में आया, सेबी ने बोला कि बंद करो एनपीबीआई को, और इनको क्या करो, कॉर्पोरेट में कन्वर्ट करो, कंपनी बनाओ। तो जो जो भी मेंबर्स थे उनका कॉर्पोरेटाइजेशन किया गया। समझ में आ रहा है? कि आज एनएससी बीएससी लिमिटेड जो तुम सुन रहे हो ना, ये कहां से आया उसकी कहानी भी बता रहा हूं तुम्हें। सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, पिक्चरें कहां से बनी है सारी। पिक्चरें मतलब ये सीरीज नहीं रहे मेरे भाई। एनएससी बीएससी क्यों आया सीन के अंदर? नेटफ्लिक्स बहुत ज्यादा देखते हो सीरीज। चलो जी, तो यहां तुम्हें समझ आया। ये एनएससी बीएससी की पिक्चर, जो एओपी बीओआई थे उनको बोला कि बंद करो, अब तुम्हें क्या करेंगे, हम कॉर्पोरेटाइजेशन करेंगे। कॉर्पोरेटाइजेशन मतलब कंपनी में कन्वर्ट करेंगे। तो उनको बोला कि अब जो जो भी तुम हो आ जाओ कंपनी के अंदर। तो जो एक एओपीबीवाई थी वो एनएससी लिमिटेड बन गई, एक एओपीबीवाई थी वो बीएससी लिमिटेड बन गई, और जो कंप्लाई नहीं कर पाया वो बैठा रह गया। स्टॉक एक्सचेंज तो बहुत हुआ करते थे पहले, हाँ तो हुआ करते थे, बट आज नहीं है ना इतने। जयपुर स्टॉक एक्सचेंज भी हुआ करता था, बट नहीं सर्वाइव कर पाए, नहीं कर पाए। जो कर लिए वो आज यहाँ दिख रहे हैं अपन को। मेन मेन की प्लेयर तो यही है, मेन की प्लेयर तो यही है, एनएससी बीएससी। तो समझ में आया, तुम सब मेंबर थे। अब तुमको बोला कॉर्पोरेटाइजेशन करो, अब क्या बताओ, तुम क्या करोगे? करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, सोचो आगे, सोचो, पिक्चर क्लियर होगी तुम्हारे को। आगे सोचो क्या होगा फिर। तुमने पैसा लगाया हुआ है एओपीपीआई में, तुम्हारा कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया, तो तुम क्या बोलोगे? स्टेक मांगोगे, ये सब पैसा लगा हुआ है मेरे बिजनेस को, तुम कॉर्पोरेट में कन्वर्ट कर रहे हो, मेरा हिस्सा दो ना। मांगोगे नहीं मांगोगे? क्या हिस्सा होगा कंपनी में तुम्हारा? मतलब शेयर्स, इक्विटी। तो आप क्या बन जाओगे? इक्विटी शेयर होल्डर, राइट। अब आप बन गए इक्विटी शेयर होल्डर। यहां तक समझ आ गया? सो मोतीलाल ओसवाल के पास उसके इक्विटी है, समझना। यस, इक्विटी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एनएससी, जिसका भी वो मेंबर था। ठीक है ना, इनके पास, सबके पास इक्विटी पड़ी है। इक्विटी मतलब दे आर ऑनर, ठीक है ना, देर आर द शेयर होल्डर। अब पहले ट्रेडिंग करते थे, अब तुम सिर्फ शेयर होल्डर हो, ट्रेडिंग कौन करेगा? अब ट्रेडिंग कौन करेगा? कौन ब्रोकर? कौन ब्रोकर? अभी इस पिक्चर में कहां ब्रोकर दिख ही नहीं रहा मुझे तो। अब एनएससी बीएससी तो बन गई, लिमिटेड तो बन गई, तुम्हें शेयर दे दिए, अब ट्रेडिंग कौन करेगा?
तुम बोले सर, अब तुम क्या बोलोगे, सर पहले तो मेरा व्यापार था ट्रेडिंग कराने का, आपने मेरा व्यापार बंद कर दिया। नहीं रे, तेरा व्यापार, तुमको हम क्या कर देंगे, ट्रेडिंग राइट्स दे देंगे। तो जब तुम्हारी मेंबरशिप लेंगे एओपीबीवाई से, तो एक तो कंपनी के शेयर दे देंगे और एक तुम्हें ट्रेडिंग राइट्स दे देंगे। समझ आया? तो ये जो ट्रेडिंग लाइसेंस है, दीज आर देयर लाइसेंस विद एनएससी। इनके अलावा कोई एनएससी बीएससी पे ट्रेड नहीं कर सकता। तुम जो करते हो इनके रूट आउट करते हो। समझ आ रहा है? अपन जो ट्रेड करते हैं वो इनके रूट आउट ट्रेड करते हैं, जो मेंबर हैं, लाइसेंस होल्डर हैं एनएससी बीएससी लिमिटेड के, वो शेयर होल्डर हैं, और प्लस उनके पास क्या है, ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग राइट्स, उसे लाइसेंस बोल सकते हो। अब मान लो, कहां गया अपना वो ध्रुव तारा, ये इधर इधर से शिफ्ट हो गया क्या? तुम जगह चेंज करते रहते हो क्या? ताकि सर कंफ्यूज हो जाए कि कल मैंने इसको बोला था, कहाँ गया वो। ठीक है ना, चलो बढ़िया। तो मान लो अब ये ध्रुव बोलता है सर मेरे को लाइसेंस चाहिए, तो मोतीलाल ओसवाल बोलेगा इतना पैसा दे, लाइसेंस ले ले और फिर तो पुणे में ट्रेड कर। समझ आ रहा है? इसके पास लाइसेंस नहीं है एनएससी बीएससी का, इसने मोतीलाल का या शेर खान का या आनंद राठी के लाइसेंस को यूज किया है। तो ये कंसेप्ट समझ में आया? अब आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अब इतिहास समझ आया? शेयर मार्केट में तुम ट्रेड कैसे करते हो, शेयर मार्केट की पिक्चर कहां से आई, क्या हुआ, समझ आया? तो एक 1991 का एरा था और एक 91 के बाद का एरा था। ये बात का एरा है? नहीं मराठी नहीं लगता, नहीं आता। चार, हाँ बहुत कम। अरे भाई साहब तो बहुत कम है, तो पैसा भी रईस है अपने आप में, खिलाड़ी है मोटे। जिनके पास लाइसेंस है उनके तो साला सोचना ही नहीं जिंदगी में, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, कुछ नहीं सोचना। मेन है की प्लेयर है ना वो तो यार, 10 पुछते क्या, वो तो खाएंगे ही खाएंगे, तो चलता ही रहेगा उनका। तो समझ आया? अब लाइसेंस का तो वो आनंद राठी से ही पूछना पड़ेगा। नहीं बट बहुत बहुत महंगा होगा, अपन नहीं ले सक पाएंगे। क्यों देगा वो, बताओ क्यों देगा? भाई साहब उसकी रोजी रोटी इतनी तगड़ी रोजी रोटी है, रोजी रोटी भी नहीं तगड़ी रोजी रोटी है। हाँ हाँ, और अगर वहां खरीदना चाहते हो खरीद लो, बट उनको उनकी जो रकम दे सकते हो दे दो, फिर आपके पास लाइसेंस मिल जाएगा। है? अरे नहीं यार, रोज ज्यादा होगी, 200-300 करोड़ तो यूं ही कमा लेते होंगे वो बैठे बैठे। पूरी हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता, ठीक है ना, और सब शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा बूम पे चल रहा है सब मार्केट, तो ऐसे ही कमाते होंगे वो तो लाइसेंस से। एक फ्रेंचाइजी देते होंगे उसको ही हम आराम से कमा लेते होंगे, 200 200 250 तो उनकी मोर देन 1000 1500 तो फ्रेंचाइजीज होगी उनकी, हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे, तुम देखोगे तो शेयर होल्डर वाले ब्रोकर्स। तो ये क्या करते हैं, उनको पैसा देते हैं ना, इनसे मोटा पैसा लेते होंगे, तो 200-300 करोड़ तो यूं ही होगा, साल का कमा रहे होंगे वो, साल का क्या उससे ज्यादा कमा रहे होंगे, सॉरी। एनएससी बीएससी के शेयर्स हैं उनके पास, तो दूसरी कंपनी के शेयर भी होंगे, तो मोटे प्लेयर है वो। है? कौन? ट्रेडिंग एप्स, हाँ हाँ, उनके पास थोड़ी लाइसेंस होता है। हाँ आगे से ही लेते हैं। अरे मेन की प्लेयर तो वही है, वही देंगे, देखो जिसको ही बांटेंगे वो वही बांटेंगे, उनको वहीं से लेना पड़ेगा, जो मेंबर है ना उसी से लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया? आया समझ में? यस और नो? पक्का? चलो। है? हाँ मराठी सिखा दो भाई, मेरे को मराठी सिखा देना। एग्जाम खत्म होते ही मेरी 10-15 दिन की, हाँ 10-15 दिन की क्लास ले लेना। ताजी मन सिखल, मेरे को ना 3 शब्द आते हैं बस मराठी के तगड़े, आता माझी सटकली, बस उसके अलावा कुछ नहीं आता। चलो जी, यहां तक समझ आ रहा है? कहानी समझ आई? पूरी कहानी क्या थी स्टॉक मार्केट की? तो अब स्टॉक मार्केट में तो भयंकर बूम है, ये तुम देख ही रहे हो, है ना, आने वाली इकोनॉमी में हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नाम होने वाला है, तो यस नो डाउट सभी सभी कंट्रीज का इंडिया की तरफ थोड़ा फोकस ज्यादा है, और स्टेबल गवर्नमेंट होने से और ज्यादा है ना। पहले क्या था, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी, जब मोदी जी आए तो स्टेबिलिटी दिखी, उनकी पॉलिसीज दिखी, उनके टाइट डिसीजंस दिखे, तो लगा बंदे में दम है, तो लोगों का फोकस और ज्यादा हो गया।
अब यहाँ ये मत बोलना कि सर आप कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, मैं नहीं किसी का हूँ, मैं तो बता रहा हूँ बस तुम्हें यार, ठीक है ना। है, राजस्थान से हूँ मैं तो। राजस्थान में अजमेर डिस्ट्रिक्ट पता है, ब्यावर, उसमें उसके पास में ब्यावर, हाँ जानते हो ब्यावर? है, नहीं 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 नहीं, नहीं करी ना, नहीं करी, नहीं करी, वोटिंग नहीं करी। पाली से हो गया, अपने पड़ोसी हो आप तो यार। हाँ हाँ, पाली में बहुत अपने यहाँ के यार, राजस्थान के भयंकर हैं पाली, मतलब हर मिठाई वाला, हर किराना वाला, हर व्यापारी पाली से। पाली मेरे को लगता है पुणे, पी और से पी ने पी को डेवलप किया, पाली ने पुणे को डेवलप किया, है ना। नहीं नहीं, पुणे, पुणे के व्यापारियों में अगर आप देखोगे तो पुणे के जो व्यापारी है मेजोरिटी, जो अपन खाना पीने के सामान जो मिलते हैं, वो अगर आप बाई डिफॉल्ट जाके बोलोगे भैया पाली के, हाँ बाई डिफॉल्ट जाके बोलोगे ना, हाँ। अच्छा, हाँ लेकिन डिस्काउंट नहीं देते यार, लेकिन डिस्काउंट नहीं देते पाली वाले। हाँ यार, अरे पुणे में भी पाली, अच्छा है क्या? अच्छा, वाह। चलो, तो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा वापस एक बार इस चीज को कनेक्ट करवाता हूँ। चलो, कल मैं क्या करता हूँ, कल आपके लिए इसके पूरे नोट्स ही डेवलप कर देता हूँ, ठीक है। तो आपके एक नोट्स के अंदर ये पूरा चैप्टर समा जाएगा, ठीक है। फिर अपन एक बार भले पढ़ लो, लेकिन पहले नोट से पढ़ लेंगे, फिर ओवरव्यू कर लेंगे, और फिर कल या परसों में इसे क्लोज कर देंगे। कल तो नहीं होगा, परसों परसों में अपन इसे क्लोज कर देंगे, क्योंकि क्या है, जब तक मैं तुम्हारे को नोट्स बना के नहीं दूंगा ना, तब तक चीजें व्यवस्थित नहीं होगी। तो है, आज लिख, चलो लिखते हैं अपन, है ना, नोट्स बनाना सीखते हैं। तो आज मैं आगे का पैरा लिखाता हूं तुम्हें, ठीक है। आ जाओ। चलो जी, यहाँ अपन यहाँ से शुरू करते हैं। हा, हा, हा। आ जाओ जी, यहाँ पे पढ़ते हैं और नोट्स बनाना सीखते हैं। तुम कुछ मत बनाओ अभी, तुम तो देखो, कोशिश करो कि सिर्फ सिंक कैसे करना है, क्योंकि तुम्हारी ये जो प्रैक्टिस होगी वो आगे काम आने वाली है, ठीक है। The historical legacy of the British colonialism is an important starting point to illustrate the development path of India. With the onset of the Industrial Revolution in later half of the 18th century, the manufacturing capabilities of the British increased manifold, and consequently there arose the need of the augments raw material supply as well the need of the finding market. ये देखो, अभी अपन ने पढ़ा ना, उनको क्या था, वहां पर हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उनको जरूरत थी रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल के बाद फिनिश गुड्स बनेगा, उसको बेचने की, ठीक है ना। This lead to virtual reversal of the nature of India's foreign trade from an exporter to manufacturer to an exporter of raw material. जहां कोई एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स हुआ करता था, उसको बना दिया एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, और फिनिश गुड्स का तो मामला कर दिया, ठीक है ना। तो इसे लिख लो आप। चलो पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर समराइज कर लेंगे। The Indian exporter of the finished goods were subject to the heavy tariff, ठीक है। ये देखो, फिनिश गुड्स पे हैवी टैरिफ मतलब हैवी टैक्स लगा दिया गया। एंड इंपोर्ट वर चार्ज लोअर टैरिफ अंडर द पॉलिसी ऑफ द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ फॉलोड बाय द ब्रिटिश। और जो इंपोर्ट हो रहा था उस पर उन्होंने इसको रिजनेबल कर दिया, ताकि हिंदुस्तान के
लोग उसे खरीदें। थोड़ा फैशनेबल आइटम था, लुक वाइज अच्छा था, तो आदत पड़ गई लोगों की, धनाधन धनाधन यहाँ पे डिमांड इंक्रीज कर दी, और इस तरीके से अपना जो भारतीय प्रोडक्ट था वो कम हो गया। ठीक है ना। दिस मेड द एक्सपोर्ट ऑफ द फिनिश गुड्स रिलेटिवली कॉस्टलियर एंड इम्पोर्ट चीपर। ठीक है। फिनिश गुड्स का तो वो क्या कर दिया उन्होंने, कॉस्टली कर दिया, और इंपोर्ट जो था वो सस्ता कर दिया। भाई अब मार्केट में देखो, अगर मार्केट में इंडिया के जो प्रोडक्शन वाले हैं, मान लो ये प्रोडक्शन वाले हैं, सूती कपड़े बनाते हैं, अब इनका माल ही बाहर नहीं जा रहा है। पहले माल बाहर जा रहा था तो अच्छी कमाई थी, अब माल बाहर नहीं जा रहा तो कमाई नहीं होगी। कमाई नहीं होगी तो क्या करेगा ये, क्या करेगा, डोमेस्टिक वालों से ज्यादा पैसा लेगा। इंडिया में बेचेगा तो ज्यादा पैसा लेगा, भाई यार कमाई नहीं है, पैसा ज्यादा चाहिए। अब उन्होंने उल्टा गेम कर दिया, वहां से माल भेज दिया, तुम्हारा सब्सिट्यूट खड़ा कर दिया, सब्सिट्यूट खड़ा कर दिया और सस्ते में देना शुरू कर दिया। ले भैया तुम्हारे माल की भी वट लगा दी, एक्सपोर्ट भी बंद करवा दिया, इंडिया में भी तुम्हें खत्म कर दिया। समझ में आया। इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर अपने साथ गेम किया। इन द बैकड्रॉप द इंडियन गुड्स लॉस्ट देयर कॉम्पिटिटिवनेस। समझ आया। Consequently, the external as well as the domestic demand for the indigenous product fell sharply, culminating in the destructions of Indian handicraft or manufacturers. Okay? The destructions of the Indian manufacturers mainly due to the hostile imperial policies to serve the British interest and the competitions from the machine-made goods had far reaching adverse consequence on the Indian manufacturing sector. तो अभी अपन ने जो डिस्कस किया था उसको आप एक बार पूरा पैरा पढ़ के फिर सम अप कर लेते हैं। The problem was aggravated by the shift in the pattern of demand by the domestic consumer favoring foreign goods, as many Indian wanted to affiliate themselves with the Western cultures. तुम्हारी आदत डाल दी, आदत आदत डाल दी इन्होंने अपनी, थोड़ा डिजाइन विजाइन बढ़िया कर दी, क्योंकि मशीनों से बना रहे हैं। अपन सूती चीजें बना रहे हैं, अच्छे तरीके से बना रहे हैं, बट वो थोड़ा मशीनों से बना रहे हैं, डिजाइन ज्यादा कर दिया, अट्रैक्टिव ज्यादा कर दी, और वो आके अपने आप को डिमोन्स्ट्रेट करने लग गए कि देखो, और अपन थोड़ा उनको देख के अट्रैक्ट हो गए, अरे वाह। और अरे वाह के चक्कर में हमने उनका कल्चर ऑप्ट करना शुरू कर दिया। जब उनका कल्चर ऑप्ट शुरू करना कर दिया तो इसका बिजनेस धंधा मंदा पड़ गया, इसके प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहे। किसके बिक रहे हैं, बाहर वालों के। राइट, समझ आया। तो अब इसको लिख लेते हैं समराइज फॉर्म में। चलो ऐसा करो, सब अपने अपने हिसाब से इस पैरा को लिखो, और मैं देखता हूं तुमने क्या किया है। इस पैरा को अपने हिसाब से ड्राफ्ट करो और फिर मैं ड्राफ्ट करता हूं, तो अपन देखते हैं कि कितना सिंक किया है हमने इस पैरा को। कहां से, द हिस्टोरिकल, यहां से। कौन से पैरा को करना है तुम्हें पता है, हिस्टोरिकल से लेके इस पैरा को तुम्हें क्या करना है, यहां समअप करना है। इस तरीके से समअप करना है कि आज के बाद इस फ्यूचर में इस पैरा को कभी नहीं देखना है। अभी तो देखने दो ध्रुव, दिख रहा है क्या सभी को। एक तारा दिख रहा है ना। चांद से फारिश जो करता हमारी, देता हूं तुमको पता, शमोहया के यूं पर गिरा के करनी है हमको खता। अरे क्या है रे, क्या, अच्छा वो नहीं यार, ऐसा कुछ पता नहीं लगा हुआ है क्या इसमें। चलो अभी तो करो, कोई बात नहीं। नहीं मैं यहाँ से ये मूवमेंट करता रहूंगा ना इसमें। दिख रहा है ना तुम्हें बराबर। ये दो लाइनें फटाफट पढ़ लो, ये दो लाइनें फटाफट पढ़ लो, ताकि पूरा बाकी का जूम कर दूंगा मैं। अरे क्या हो गया।
ये दो लाइनें पढ़ ली क्या? चलो। अरे इतनी देर में दो लाइनें नहीं पढ़ी? गौर से देखे इस इंसान को, है सनी। कौन है ये नहीं बोलने वाला इंसान? गुरु। अच्छा ये, अरे करो आराम से, कोई बात नहीं। हाँ जी, बोलो। क्या? ये क्या होता है? सुना नहीं क्या आपने? ये एक आएगा पहले, फिर मैं आ जाना। मैं रॉकस्टार यार, ऐसे क्या करता है? अरे ये क्या फोन दे रहे? वो कहाँ से होता है रे वो? तुमने काम छोड़ के ये हंसने पे मत लगो, मैंने क्या काम दिया तुम्हें? बैटरी में जाऊं? ये बंद कर दूं? चलो, इसे फटाफट करो समाप्त। कोशिश करो कि 2 या 3 लाइनों में खत्म कर दो मामले को। पूरी कहानी तुम्हारे दिमाग में चल रही हो सिर्फ 2 लाइनों को देख के। मैं 2 लाइनों को देखने की बात कर रहा हूं, तुम किसको देख रहे हो? हाँ हाँ, नहीं नहीं। हाँ, पढ़ाई करते हो क्या करते हो? नवनीत सर को बोलना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ भैया 2 लाइनें देखो, ये 2 वर्ड्स देखता है। समझ आ रहा है आपको? आपको जी? पक्का? ऑल सेट? क्या हुई गवा? सर क्या हुआ? एकदम रितेश देशमुख लगते हो आप। हैं वो क्या है, उसके नाम क्या है उसका, रितेश देशमुख वाली का? हाँ, कहाँ है? लगता तो वैसे ही एकदम। क्या हुआ? ये मराठी में मत बोला करो रे, समझ नहीं आता। हाँ, सही बात है। नहीं नहीं, ये स्टार बनेगा देखना, स्टार परफॉर्मर है ये। इसका हिडन टैलेंट है इसके अंदर। हाँ, धनुष की जैसे पार्टिसिपेट करेगा एग्जैक्टली exactly। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? अरे कर पा रहे हो, समझ नहीं कर पा रहे हो? देखो लाइनों को पढ़ने, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज ऑफ बिंग, ये देखो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज बीन स्टार्टेड इन ब्रिटिश, है ना? इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटिश ड्यू एंड बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने क्या किया? स्टार्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट and exporting to India with reasonable rate and finished goods of India उन्होंने क्या कर दिया? हायर प्राइस पे कर दिया। सो दैट इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो मिनिमम हो जाए, फिनिश गुड्स से एक्सपोर्ट मिनिमम हो जाए। तो पूरी कहानी आपको यहाँ पे मिल जाती है उसमें, बस खत्म कहानी, उससे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। और इंडिया का जो प्रोडक्ट है कॉम्पिटिटिव मार्केट में आगे ना बढ़ पाए, बस खत्म कहानी। 3 लाइनों के अंदर इसको खत्म करना है, बस उससे ज्यादा लाइन आपको देने की जरूरत नहीं है। पूरी हिस्ट्री हमेशा मैं बताता हूँ, चलो कैसे लिखना होता है। इतना ग्रामर कभी नहीं लिखना होता है। इतना ग्रामर लिखोगे ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैं बताता हूँ, पहले तुम तो करो कोशिश, मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट में बता रहा हूँ बस। ये तो देख रहा हूँ तुम क्या कर रहे हो, ताकि मुझे एनालाइज कर सकूं कि तुम्हें किस तरीके से मुझे बताना है। क्या हो गया पंकज? पंकज, आयान सॉरी। पंकज कौन था? एक पंकज था तो सही यार। पंकज उदास। वो आया नहीं ना पंकज उदास? दूसरे दिन वो चले गया ना, हाँ। पंकज उदास। ये जमीन झुक जाए, हाँ ये बढ़िया है, ऐसे ही लिखना चाहिए। आसमां झुक जाए तेरा चेहरा। ठीक है, देखते हैं, बराबर है।
एक चीज हमेशा ध्यान रखना, तो वो कई छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा तुम्हें मैं अभी। अब देखो, इस पूरे पूरे पैरा को लिखना है, या तो अपने किताब के साथ में लिख लो, या कहीं पे भी अलग अलग जगह पे भी लिखो। तो कोशिश करो छोटे से कुछ एरिया में कंप्लीट हो जाए आपका ये मामला। अच्छा, अभी मैंने क्या बताया था, क्या बताया था? इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड। सुनना, मेरे को इंग्लिश स्पेलिंग गलत लिख दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे समझ आ जाना चाहिए, मेरे को समझ में आ रहा है स्पेलिंग गलत है या स्पेलिंग अधूरी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी अपन क्या करते हैं, तुम्हारे लिए तो मैंने पूरी लिखी, बाकी मैं क्या करता हूँ, स्टार्टेड, ठीक है ना, स्टार्टेड। बस मेरे को समझ आ गया कि हाँ मेरा इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ इन आउटसाइड इंडिया, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, नीड ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज फ्रॉम इंडिया, ठीक है ना, एट रिजनेबल रेट, ठीक है ना। इसको इसे क्या करो, परचेज ऑफ इंडिया। अब उनको करना था परचेज ऑफ इंडिया से, सो क्या कर दिया उन्होंने, रुको, एंड सेल टू इंडिया ऑल्सो। तो इन्होंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई, दो स्ट्रेटेजी बनाई। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को तो क्या कर दो, इसको तो रिजनेबल कर दो, ठीक है ना, या इसे ऐसे लिखो, परचेज मत करो। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल ये कर दो रिजनेबल, और एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स इसे कर दो एक्सपेंसिव, ठीक है ना। प्लस 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 इंपोर्ट, इंपोर्ट बाय इंडिया उसे क्या कर दो, रिजनेबल। चलो, ये पूरी कहानी आ गई आपकी, आ गई क्या? जो ये पूरा पैरा था इधर आ गया साइड में, इन चीजों से आ गया। इसको पढ़ने में तुम्हें टाइम कितना लगेगा, 2 मिनट? अरे बहुत ज्यादा बोल दिए, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। देखो अब मेरे को जब एग्जाम में जाऊंगा तो मुझे क्या देखना, वो ग्रामर पढ़नी है क्या, नहीं पढ़नी है। ग्रामर पढ़ने में तुम्हें 3 मिनट लग जाएंगे, लेकिन उसको पढ़ने में 30 सेकंड लगेंगे। अब मैं कैसे पढ़ूंगा, इंडस्ट्री स्टार्टेड, नीड रॉ मटेरियल की नीड थी, ठीक है, परचेस करते थे इंडिया से, और इंडिया को टरकाना था माल वापस, तो उन्होंने क्या कर दिया, रॉ मटेरियल तो कर दिया सस्ता, एक्सपो कर दिया, और इंपोर्ट ड्यूटी, माल को वापस टरकाना है, ये लो, ये खत्म। 30 सेकंड भी नहीं लगे, एक्चुअली 15 सेकंड, ठीक है ना, 15 सेकंड। तो इस तरीके से तुम चीजों को सिंक करोगे तो जाके तुम एग्जाम में खटाखट रिकॉल कर पाओगे। नहीं तो ये किताबें पढ़ने में तो भाई बरस निकल जाएंगे ना, तो छोड़ा जाना, फिर बोलेंगे जग सुना सुना लगे, जब कोई रहे ना अपना, जग सुना सुना लगे, वो ऐसे ही लगेगा, राइट? कितना रिकॉल नहीं हो रही चीजें, तुम बोलते हो ना रिकॉल नहीं होती है, पढ़ते तो बहुत है, रिकॉल नहीं होती है, ये सुनो, सब सब सुना सुना लग रहा है ना, इसी कारण लगता है। समझ आया? बस। तो इस तरीके से अपने नोट्स को डेवलप करो, कोशिश करो किताब के साथ में लिख लो या अलग से लिख लो, कोई जमा के लिखने की जरूरत नहीं है, कोई राइटिंग सुंदर करने की जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है, क्विक हो, फास्ट हो, दिमाग में सेट हो, दैट्स इट। देखो सम हाँ, चलेगा, 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 कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा, आपकी लैंग्वेज में होना चाहिए। अब यहां पर सुनो, अगर किसी को मराठी लिखनी है मराठी लिख सकता है, सुनना, किसी को हिंदी लिखनी है लिख सकता है, किसी को उर्दू लिखनी है लिख सकता है, वो लैंग्वेज लिखो जो तुम्हें समझ आ रही है, वो लैंग्वेज लिखो जो तुम्हें समझ आ रही है, वो लैंग्वेज मत लिखो जो तुम्हें एग्जाम में लिखनी है, चीज ध्यान रखना। ये होता है समझने के लिए, एग्जाम में तो तुम टरका के आ जाओगे, मुझे 100% कॉन्फिडेंस है तुम सब पे, ग्रामर ही तो लिखना है, लिख दोगे। बट अगर तुम अपने किसी दोस्त को समझा रहे होते तो किस लैंग्वेज में समझाते, उस लैंग्वेज में लिख दो, दैट्स इट। आता समझला, समझत, समझला। तो दिस इज द प्रोसेस। कल अपन नोट्स बना के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बस ये एक पैटर्न आपको आज समझा दिया, कल अपन इसे फटाफट कल और परसों में से क्लोज कर देंगे इस चैप्टर को आपके। चलो बाय बाय। गाना सुनना है, गाना सुन दो यार। एक सुनाया था मैंने, कुमार विश्वास का, सुना क्या तुमने कभी? सुना? चलो सुनाता हूं मैं। कॉलेज गए नहीं गए? कॉलेज जाते हो नहीं जाते हो? जाते थे, अब देखना जाते थे, तो अब देखना तुम्हारी हालत क्या है, कॉलेज में जाते थे, है ना। अब अब नहीं जा रहे हो तो तुम्हारी फीलिंग सुनना तुम। कोई दीवाना कहता है
कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। अब तुम्हारी कॉलेज की फीलिंग कनेक्ट करना। मैं तुझसे मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। मोहब्बत 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 एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं कि आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। चलो, ओके, थैंक यू। है, अच्छा ऐसा।